तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग 5 जून थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। आज के जो प्रश्न है वो हमें करण सिंह जी ने भेजे हैं। इनके 70 नंबर है, ये नीमच जिले के निवासी हैं। इसके बाद में धीरज शर्मा ने भेजे हैं, इनके 76 नंबर हैं। उसके बाद में सूरज सिंह जी ने भेजे हैं, इनका सुबह भी एग्जाम था और सुबह वाला एग्जाम भी इनका काफ़ी अच्छा गया था। शाम वाला एग्जाम भी इनका काफ़ी अच्छा गया होगा, इनके नंबर हमें पता नहीं चल पाए हैं। ये ऑलरेडी आईटीबीपी में कार्यरत हैं। ठीक है, आप भी अपने प्रश्नों को भेजना चाहते हैं तो एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते ही इस नंबर पर आपको अपने प्रश्नों को भेज देना है 7052547003। इस नंबर पर आप अपने प्रश्नों को भेज दीजिए। सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो हम एग्जाम एनालिसिस कराने जा रहे हैं ये थर्ड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस है, जिसका टाइमिंग है 4:30 से 6:30। यहाँ पर बहुत परेशानी देखने को मिली है। लोग ये नहीं देखते हैं कि वो कौन से शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं। ठीक है, अभी सुबह वाले वीडियो पर कमेंट किया था दोपहर वाले में कि ये एक भी प्रश्न नहीं आए थे। देखिए, उनका एग्जाम सुबह वाली शिफ्ट में था और वो सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देख रहे थे, तो कहाँ से वो प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि आप कौन से शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस देख रहे हैं। उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि ये प्रश्न आए थे कि नहीं आए थे। ये सारे के सारे प्रश्न आपके ऑथेंटिक हैं, 3-3 4-4 लोगों के द्वारा वेरीफाइड ये प्रश्न है, जो प्रश्न हम आपको आगे कराने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपको मैथ के भी प्रश्न मिल जाएंगे, मैथ के एचटीज प्रश्न यहाँ पर भेज दिए गए हैं। इसके अलावा आपको इंग्लिश के भी कुछ प्रश्न, हिंदी के भी कुछ प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम आपको ये बताएंगे कि टॉप 5 स्कोरर हमें कौन कौन से मिले हैं, किसके टॉप 5 नंबर आए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या रहा है जीके जीएस और साइंस में। तो पहला प्रश्न था, किस कवि को एक भारतीय आत्मा के रूप में जाना जाता है। भाई मध्य प्रदेश का यह प्रश्न है, एमपी जीके का। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। देखिए कुछ जानकारी। तो माखनलाल चतुर्वेदी सरल भाषा और ओजपूर्ण भावनाओं के अनूठे हिंदी रचनाकार थे। उन्हें एक भारतीय आत्मा के उपनाम से भी जाना जाता है। यानी कि अब आपसे एमपी के जो आपके लेखक वगैरह इनका प्रश्न पूछा जाने वाला है आगे की शिफ्ट में। ठीक है, एकमात्र मिश्रित धरोहर कौन सी है जो यूनेस्को में शामिल है, यह आपसे पूछा गया था। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, और इसमें बोल रहे हैं कि कुछ टाइपिंग मिस्टेक थी, लेकिन वो जो खांगजोंग करके ऐसे कुछ लिखा हुआ था ना, वो भी बिल्कुल सही है। इसी कंचनजंगा का ही दूसरा नाम है। ठीक है ना, सिक्किम में उसको, सिक्किम वाली भाषा में उसको उस नाम से पुकारते हैं। तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान बिल्कुल सही हो जाएगा। यूनेस्को के 2 से 3 प्रश्न आज आए हैं और सारे के सारे प्रश्न जो हमने कल कराए थे उसी वाली वीडियो में से आए हैं। यूनेस्को के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, देख लेना भाई, वहां से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जा रहा है। अगर यूनेस्को से प्रश्न आ रहा है तो उसी वीडियो में से आ रहा है, कल ही हमने अपलोड की है। वैसे इस वीडियो के लास्ट में जैसे ये वीडियो खत्म होने वाली होगी, आपको यहीं स्क्रीन पर वो वीडियो दिख जाएगी। उस पर क्लिक करके यूनेस्को वाली वीडियो को जरूर देख लेना है एग्जाम में जाने से पहले। यहां से 3 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जैसे ही वीडियो खत्म होने वाली होगी आपको यहां पर वो वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, वैसे आप सर्च भी कर सकते हैं यूनेस्को बाय सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो आपको दिख जाएगी। चलिए बात करते हैं इसके बारे में, इस प्रश्न के बारे में। देखिए, तो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र मिश्रित धरोहर स्थल है। इस राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 2016 में विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया था और कल ही यह प्रश्न हमने करवाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। भाई जिन लोगों ने यूनेस्को वाली वीडियो देखी है और ये प्रश्न उसमें आए हैं, तो भाई कमेंट बॉक्स में वो लोग कमेंट कर देना, जिससे कि और लोगों को पता चल सके कि हाँ, यूनेस्को वाली वीडियो से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, विश्व मलेरिया दिवस कब से मनाया जाना शुरू किया गया था। ऑप्शन है 2006, 7, 8, 9 दिया था। सही आंसर आपका 2008 हो जाएगा। 2008 से मनाया जाना शुरू किया गया था। देखिए, तो साल 2007 में विश्व स्वास्थ्य सभा का 60वां सेशन आयोजित हुआ, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने यह प्रस्ताव रखा कि अफ्रीका में मनाए जाने वाले मलेरिया दिवस को विश्व स्वास्थ्य मलेरिया दिवस के रूप में बदल दिया जाए। इसके बाद साल 2008 से 25 अप्रैल का दिन विश्व मलेरिया दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। यानी कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। 2008 में यह पहली बार मनाया गया था। आपसे यही पूछा गया था कि कब इसको पहली बार मनाया गया था। ठीक है, बाकी कुछ लोग कमेंट करते हैं सर वॉइस की दिक्कत आ रही है। देखिए, वॉइस की दिक्कत आपके मोबाइल में होगी, क्योंकि हर एक मोबाइल में अलग अलग आवाज़ आती है। मेरे घर में खुद ही 3 मोबाइल हैं। अब मैं पिताजी वाले मोबाइल में सुनता हूँ तो आवाज़ कम सुनाई पड़ती है, अपने मोबाइल में सुनता हूँ तो अच्छी आवाज़ आती है, मम्मी के मोबाइल में सुनता हूँ तो और भी अच्छी आवाज़ आती है। ठीक है ना, तो अपने मोबाइल की वॉइस थोड़ी सी अप कर लीजिए तो आपको अच्छे से सुनाई पड़ेगा। ठीक है, चलिए, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। सही आंसर आपका श्रीलंका हो जाएगा, जो भारत के साथ में स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। ठीक है, चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। देखिए, भारत श्रीलंका के साथ में स्थलीय सीमा साझा नहीं करता है। सीलोन श्रीलंका का जो है पुराना नाम है, ये भी आपको याद रखना, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। देखिए, किसके किसके साथ में सीमा साझा करते हैं अपन, तो चीन, पाकिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश और नेपाल के साथ में अपनी भूमि का
सीमा साझा करते हैं, जो भूमिगत सीमा है उसको हम यहाँ पर हमारी सीमा बनाती है, ठीक है। बाकी श्रीलंका के साथ में हमारी कोई भी भूमिगत सीमा नहीं बनती है। श्रीलंका और भारत हिंद महासागर से अलग हुए हैं, ठीक है ना। तो जो स्थलीय सीमा है वो बिल्कुल नहीं बनती है, सागरीय सीमा जो है, समुद्री सीमा इसके साथ में बनती है। श्रीलंका के साथ भारत की कोई स्थलीय सीमा नहीं बनती है। श्रीलंका भारत का समुद्री पड़ोसी है। बांग्लादेश वह देश है जिसके साथ भारत अपनी सबसे बड़ी भूमि साझा करता है। तो सबसे बड़ी सीमा रेखा किसके साथ में है अपनी, तो बांग्लादेश के साथ में है। यह आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अजंता की गुफाएं, ये भी हमने कल का जो यूनेस्को वाली वीडियो है, यूनेस्को वाली वीडियो का पहला ही प्रश्न यही था, यहीं से हमने शुरुआत ही किया था। तो आपको जरूर देख करके जाना है, वो बहुत फायदेमंद आपके लिए साबित होने वाली, ठीक है। अजंता की गुफाओं को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था? सही आंसर आपका 1983 हो जाएगा। 1983 में अजंता को यूनेस्को में शामिल किया गया था। देखिए, तो महाराष्ट्र में स्थित अजंता की गुफाओं को 1983 में विश्व विरासत स्थल बनाया गया था, ठीक है। इसके साथ में तमिलनाडु के महाबलीपुरम स्मारक को 1984 में विश्व धरोहर घोषित किया गया था। उड़ीसा के कोणार्क मंदिर को भी 1984 में घोषित किया गया था। ये तीनों आपको याद रखना, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं और तीनों के बारे में हमने एक साथ आपको यूनेस्को वाली वीडियो में कवर कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के कितने शहरों ने 5वें यूथ गेम्स की मेजबानी की थी? भोपाल में जिसकी शुरुआत हुई थी, तो कुल 8 शहरों में 5वां यूथ गेम्स मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। अब वो 8 शहर कौन कौन से, आइए देख लेते हैं। तो यूथ खेलों का आयोजन मध्य प्रदेश के 8 शहरों भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और खरगोन, महेश्वर में किया गया था, ठीक है। जबकि जो साइकिलिंग वाली प्रतियोगिता थी वो दिल्ली में अलग से आयोजित की गई थी। ये भी आपको याद रखना, ये प्रश्न भी बन सकता है कि ऐसी कौन सी प्रतियोगिता थी जिसे मध्य प्रदेश के बाहर आयोजित किया गया था। तो वो साइकिलिंग प्रतियोगिता थी जिसे दिल्ली में आयोजित किया गया था। बाकी पूरा का पूरा यूथ गेम मध्य प्रदेश के 8 शहरों में आयोजित किया गया था, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 1955 में किस राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था? ऑप्शन में आपका सरिस्का था, जिम कॉर्बेट था, काजीरंगा था। इसका सही आंसर आपका सरिस्का हो जाएगा, जो कि आपका राजस्थान में है, ठीक है। तो देखिए, सरिस्का को 1955 में एक वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था और बाद में 1978 में से बाघ अभ्यारण्य भी घोषित किया गया, जिससे यह भारत के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा बन गया था। 1955 में इसको जो है बाघ अभ्यारण्य मतलब कि जो है इसको बनाया गया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1955 में वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था, राजस्थान में यह स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। गंडमाल, जिसे घेंगा भी कहते हैं, किस विटामिन की कमी से होता है? तो भाई विटामिन नहीं, ये आपका आयोडीन की कमी से जो है होता है गंडमाल, जिसे हम घेंगा या फिर गोइटर कहते हैं, ठीक है ना। देखिए, तो आयोडीन की कमी के कारण घेंगा रोग हो जाता है। इस रोग में थायराइड ग्रंथियों के द्वारा अधिक हार्मोन का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि गले में सूजन आ जाती है। पहले यह रोग बहुत हुआ करता था, अब तो इस रोग में कमी आ गई, क्योंकि आयोडीन युक्त भाई टाटा नमक अपना चल ही रहा है, ठीक है ना। तो आयोडीन युक्त टाटा नमक खाइए। कौन कौन टाटा नमक खाता है कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है ना। चलिए, गति का विमीय सूत्र क्या होता है, ये आपसे पूछा था। तो m0LT-1 ये गति का विमीय सूत्र होता है। विमीय सूत्र से को भी आपको देख करके जाना है। 13 ताली लोक नृत्य किस राज्य का है, यह पूछा गया था। सही आंसर है राजस्थान का लोक नृत्य है 13 ताली लोक नृत्य। देखिए, तो एक इसका प्रचलन पाली, नागौर और जैसलमेर में अधिक है। यह लोक नृत्य बाबा रामदेव की आराधना में किया जाता है। अब ये बाबा रामदेव अपने योग वाले नहीं है, ठीक है ना, ये मतलब वहाँ के एक बाबा हैं, देवता हैं बाबा रामदेव, ठीक है ना। नहीं तो पता चला बाबा रामदेव अपने वाले लगा दिए। इस नृत्य में 13 मंजीरों में से 9 मंजीरे दाएं पांव पर और 2 हाथों की कोहनियों के ऊपर एक एक दोनों हाथों में बांधे जाते हैं, यानी कि कुल 13 मंजीरों को इसमें बजाया जाता है, इसलिए इसे 13 ताली लोक नृत्य कहते हैं। राजस्थान में यह प्रचलित है। भाई लाडली बहना योजना, जैसे मान लीजिए मामा जी ने कह दिया कि इसको भाई पूछते रहो क्योंकि चुनाव आने वाला है, ठीक है ना। ये योजना लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए, चाहे वो अभ्यर्थी हों, चाहे विद्यार्थी हों, चाहे बहनें हों, कोई भी हों, ये योजना उनके दिमाग में बनी रहनी चाहिए, तभी ये लोग हमको जो है वोट देंगे, ठीक है ना। तो लाडली बहना योजना प्रतिमाह कितने रुपए दिए जाते हैं, आज फिर से पूछ लिया। सही आंसर है 1000 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। देखिए, तो लाडली बहना योजना के जरिए लाभार्थी महिलाओं और बेटियों को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे, जो हर महीने की 10 तारीख को लाभार्थी के बैंक खाते में पहुंचेंगे। इस तरह राज्य सरकार साल भर में लाभार्थी को 12,000 रुपये देगी। योजना के लिए सरकार ने 60,000 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया है। अब देखिए, आगे आपसे जब पेपर कठिन बनेगा तो आपसे ये पूछा जाएगा कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया है अपने जो है बजट में। तो याद रखना 60,000 करोड़ रुपए का आवंटन लाडली बहना योजना के लिए किया गया। स्टार मार्क कर लीजिए, आगे ये एग्जाम में बनेगा, हम बता दे रहे हैं आपको, और हम ही आपका एग्जाम एनालिसिस कराएंगे, तब आपको ध्यान दिलाएंगे। देखिए, हमने ये प्रश्न आपको पहले बताया था, ठीक है ना। चलिए, बाकी आपको बता दें 25 मई से अब तक जितने प्रश्न पूछे गए हैं, लगभग 79 प्रश्न वहां से रिपीट हुए हैं। तो जितने प्रश्न अब तक पूछे गए उनको लेकर के एक वीडियो हमने बना दी है, ठीक है ना। बार बार आपको कोई वीडियो देखना नहीं, सर्च कर लेना MP फॉरेस्ट ऑल शिफ्ट बाय सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। 2-3 दिन पहले हमने अपलोड की थी, 2 घंटे की वीडियो है, टॉप 2x स्पीड में कर करके आप उसको देख सकते हैं। वैसे इस वीडियो को लास्ट में हम उसको यहाँ पर जो है टैग कर देंगे, तो यहाँ से भी आप उसको देख सकते हैं, ठीक है। दोनों वीडियो हम कर देंगे, यहाँ पर यूनेस्को कर देंगे और यहाँ पर आपको वो GS वाली कर देंगे, ठीक है, दोनों देख लेना। चलिए, देश की पहली सोलर सिटी मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान बन गया है? सही आंसर है आपका सांची। करंट अफेयर भाई पूछी गई है, अप्रैल की करंट अफेयर, ठीक है। देखिए,
और कल आपको सुबह मार्च और अप्रैल की करंट अफेयर मिल जाएगी, ठीक है। और कुछ इडियम्स ऑफ फ्रेज और एंटोनिम की वीडियो भी कल सुबह मिल जाएगी। तो देश भर में मध्य प्रदेश सांची का एक ऐसा नगर होगा जो सौर ऊर्जा से जगमगाएगा। सांची कस्बे के पास नागौरी में 5 मेगावाट के सब स्टेशन में 1200 सोलर पैनल लगाने का काम एकदम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इसी महीने इसके पूरे हो जाने की उम्मीद है। तो अप्रैल मई में ये पूरा हो चुका था, इसलिए करंट अफेयर का प्रश्न है आपके एग्जाम में बन गया, ठीक है। तो सांची को याद रखना, एक तो सांची के स्तूप के लिए प्रसिद्ध है। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था। हम पहले आपको रिपीट भी करवा चुके हैं, पहले प्रश्न में पूछा जा चुका है आपके इसी फॉरेस्ट एग्जाम में। देखते हैं आपने पूरा एग्जाम एनालिसिस अच्छे से देखा है कि नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। लघु विधायिका किसे कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा संसदीय स्थायी समितियां जो होती हैं उन्हें लघु विधायिका कहा जाता है। देखिए, तो संसदीय स्थायी समितियां प्रत्येक मामले की गहराई से जांच करती हैं। वास्तव में विधायी समितियां विधायी निकायों की ओर बहुत अधिक से छानबीन करती हैं, क्योंकि इन निकायों को अपने निपटान में पर्याप्त समय नहीं मिलता है। इनके विशाल कार्य को देखते हुए इन्हें प्रायः लघु विधानमंडल भी कहा जाता है, संसदीय स्थायी समितियों को। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीन ईयर रोग जो है वो किससे संबंधित है? सही आंसर है बाजरा से संबंधित है ग्रीन ईयर रोग। देखिए, तो डाउनी फफूंदी भी कहते हैं इसे। डाउनी फफूंदी या फिर ग्रीन ईयर एशिया और अफ्रीका के मोती बाजरा की एक बहुत ही विनाशकारी बीमारी है, जहां मोती बाजरा को भोजन और चारे की फसल के रूप में उगाया जाता है। रोग प्रकृति में मिट्टी जनित है और कवक का नाम है स्कैलोस्पोरा, ठीक है, ग्रामीणी कोला की एक वजह से होता है। ये इसका कवक का नाम है। कवक का नाम आपको नहीं याद रखना है, बस ये याद रखना है कहाँ पर ही होती है। तो अफ्रीका में मुख्य रूप से यह बीमारी होती है और बाजरा से संबंधित है। जो बाजरा को हम जो है पशुओं को भी खिलाते हैं और स्वयं भी खाते हैं, उससे संबंधित यह रोग है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, बात यहाँ पर हिंदी की करते हैं कि हिंदी में आज क्या क्या पूछा गया है। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, ठीक है, और अपने दोस्तों तक आप जरूर शेयर कर देंगे। देखिए, तो हिंदी में आपका वर्तनी से 2 प्रश्न है, पर्यायवाची से 2 प्रश्न है, कारक से 1 प्रश्न पूछा है, मुहावरे से पूछा गया था अपनी डफली अपना राग, इसका अर्थ क्या हो जाएगा। 2 प्रश्न मुहावरे से। मुहावरे और लोकोक्तियों से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, तो मुहावरे लोकोक्ति आप अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, ठीक है। आगे हम कोशिश करेंगे मुहावरे लोकोक्ति अभी तक जितने एमपीपीईबी ने पूछे हैं उनको एक वीडियो में कंपाइल करके ला देंगे आपके लिए, ठीक है। एक प्रश्न छंद का था, एक अलंकार से तत्सम तद्भव से एक प्रश्न आपका समाज से था, और शब्द युग्म से 2 से 3 प्रश्न आपके शब्द युग्म से पूछे जा रहे हैं। सुबह वाली शिफ्ट में भी पूछे गए थे, दोपहर वाले में पूछे गए थे। आप वीडियो देख सकते हैं, सुबह भी अपलोड की है, दोपहर में भी अपलोड की है, और शाम वाली तीसरे शिफ्ट की वीडियो हम यहाँ पर अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इंग्लिश की। तो इंग्लिश में आपका एक एंटोनिम्स पूछा था, यानी कि गैदर का एंटोनिम्स आपसे पूछा गया था, ठीक है। और आपका इडियम्स पूछे थे, द शिप्स हैज सेल्ड, इसका इडियम्स पूछा था, ठीक है। एक और इडियम्स था, होल्ड समवन और समवन एट द वे, आपका वन वर्ड पूछा गया था। उसके अलावा 2 प्रश्न आपके वॉइस के थे, नरेशन के 3 से 4 प्रश्न थे, पीक्यूआरएस के 3 प्रश्न थे। इन तीनों के ऊपर ऑलरेडी हम वीडियो बना चुके हैं, आप सर्च कर लेना। नरेशन बाय सक्सेस जंक्शन, पीक्यूआरएस बाय सक्सेस जंक्शन, वॉइस बाय सक्सेस जंक्शन, ये तीनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। ट्रिक वाले वीडियो हैं तीनों के तीनों वीडियो अगर आप देख करके जाते हैं तो आप आराम से इंग्लिश में 20 में से 15-16 नंबर तो यहीं से आपके कवर हो जाएंगे। बाकी एंटोनिम और इडियम फ्रेज की वीडियो कल सुबह हम अपलोड कर देंगे, ठीक है। चलिए, 2 प्रश्न आपके एरर से थे और ईडीएम से 2 प्रश्न थे, 2 प्रश्न हमने आपको ईडीएम वाले बता दिए हैं। चलिए मैथ की बात कर लेते हो। मैथ के तो एज इट इज क्वेश्चन भेज दिए हैं यहाँ पर भाई सूरज भाई ने, ठीक है ना। तो चलिए मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन हैं वो क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए, तो देखो, 500 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो कितनी चीनी और मिलाई जाए कि घोल में चीनी की मात्रा 60% हो जाए। मतलब क्वेश्चन ही याद करके ले आए थे भाई, गजब की भाई दिमाग है, ठीक है ना। चलिए, एक वस्तु को 576 में 10% लाभ पर बेचा, उसी वस्तु को 480 में बेचने पर 1/3 की हानि होती है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य आपको बताना था। यह प्रश्न आपका मैथ में पूछा गया था, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं और मैथ का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न है, एक व्यापारी एक वस्तु पर 10% अधिक अंकित करता है तथा 10% की छूट देता है, तो लाभ और हानि आपको बतानी है, कितना उसे लाभ हुआ या फिर उसको हानि हुई, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, 4 आदमी तथा 6 महिलाएं किसी काम को 9 दिन में करते हैं, 6 आदमी तथा 6 महिलाएं उसी काम को 7 दिन में करते हैं, तो 7 आदमी और 4 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में करेंगे। अब जितने प्रश्न आपको बता रहे हैं आप उसको सॉल्व भी कर सकते हैं और सॉल्व करके आप हमारे पास सेंड भी कर सकते हैं, ठीक है ना, या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं कितना आंसर आया है, ठीक है। बाकी आज दोपहर में जो आपके मैथ के प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 11-12 प्रश्न हमको मिल गए थे लिखे लिखाए, वो सारे प्रश्न हमने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिए हैं। सक्सेस जंक्शन लाइव वाला जो टेलीग्राम चैनल है, जहां पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिलते हैं, सारे स्टडी मटेरियल्स फ्री में मिलते हैं, उस वाले चैनल पर हमने अपलोड किया है। नीचे आपको उन दोनों चैनल के बारे में बताने वाले हैं। एक पर आपको फ्री में स्टडी मटेरियल मिलते हैं सारे के सारे, और एक हमारा मेन टेलीग्राम चैनल है। वीडियो को अंत तक देखिए, लास्ट में आपको उन दोनों की लिंक कहाँ पे लेगी वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, एक ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 18 मिनट तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 9 मिनट चलती है, तो औसत चाल क्या होगा यह आपको बताना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
बाकी एक प्रश्न आपका मेंसुरेशन 3D से पूछा गया था, एक टेबल ग्राफ से पूछा गया था, वर्क एंड टाइम से एक था, परसेंटेज से एक प्रश्न था, CISI से एक प्रश्न पूछा गया था, एक प्रश्न आपका बॉडमास से पूछा था और एक प्रश्न आपका माध्य से पूछा गया था। तो ये आज के आपके प्रश्न थे जो हमको भेजे गए हैं। तीनों लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद है। ठीक है, चलिए टॉप स्कोर की बात कर लेते हैं। टॉप स्कोर में हमको सबसे पहले 76 धीरज शर्मा जी का ही मिला है, उसके बाद में 75, उसके बाद में 70 नंबर मिला है जो हमने आपको ऊपर बताया था, फिर 68 और फिर उसके बाद में 61 नंबर। ये आज हमको यहाँ पर नंबर देखने को मिले हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉप स्कोर की हो गई। अब यहाँ पर बात करते हैं, टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन, आपको इसको ज्वाइन कर लेना है सर्च करके। वैसे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पर 24 घंटे बाद आपको इसकी PDF मिल जाएगी। इसके अलावा दूसरा टेलीग्राम चैनल है सक्सेस जंक्शन लाइव, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारे स्टडी मटेरियल मिलते हैं, जैसे कि किरण की काफ़ी सारी किताबें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी, लगभग हर सब्जेक्ट की किताबें मिल जाएंगी। ठीक है, RS अग्रवाल की आपको रीजनिंग मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो आदित्य रंजन सर का बॉडमास का फॉर्मूला बुक है वो आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगा PDF फॉर्म में। इसके अलावा यहाँ यहीं पर आपको जो हमने कल SSC CGL जो रैंक 1 आया इस बार, उसके हमें नोट्स मिल गए हैं आपके, पॉलिटी के, साइंस के, हिस्ट्री के, इन सब के नोट्स मिल गए हैं। वो सारे नोट्स हमने कल अपलोड कर दिए यहाँ पर, तो ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट सेक्शन में वो सारे नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। और जो आज सुबह हमको 11-12 प्रश्न मिल गए थे मैथ के लिखे लिखाए, वो पूरे के पूरे प्रश्न वैसे के फोटो के साथ में हमने यहाँ पर अपलोड कर दिए, तो आप जाकर के देख सकते हैं। इसके अलावा वोकेबलरी की बुक यहाँ पर डली है, राकेश यादव सर के क्लास नोट्स यहाँ पर डले हैं, तो बहुत सारा स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिल जाएगा, तो आपको इसको ज्वाइन कर लेना। लेकिन आप इसको तभी ज्वाइन कर पाएंगे जब आप इसको यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके जाएंगे। ये केवल सक्सेस जंक्शन मेंबर्स के लिए ही है। जब आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप इसको ज्वाइन कर पाएंगे। सब्सक्राइब करके आप इसको जो है जाकर के टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो ये सक्सेस जंक्शन लाइव, तो आपको इस लोगों के साथ में ही देखने को मिल जाएगा। इसको ज्वाइन कर लेना और सारी PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में डाउनलोड कर लेना। ठीक है, चलिए अब भाई वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कल किस किस का एग्जाम है, कौन कौन सी शिफ्ट में है, और कल आपको अपने प्रश्नों को इस नंबर पर जरूर से जरूर भेज देना है। आज का जो एग्जाम एनालिसिस है उसमें इन 3-4 लोगों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, और आज का बहुत बेहतरीन एनालिसिस जो है वो इन लोगों को ही समर्पित है। करण सिंह 70 नंबर, धीरज शर्मा 76 नंबर और सूरज सिंह। और इसके अलावा दोपहर वाला जो एग्जाम एनालिसिस है वो भी मतलब कि हमारे पास क्वेश्चन भेजे थे, और एक और भाई ने क्वेश्चन भेजे थे यार, उनका नाम डालना हम भूल गए हैं, माफ़ी चाहते हैं। ठीक है ना, एक और भाई ने क्वेश्चन भेजे थे। ठीक है ना, चलिए भाई चलो, तो ये वीडियो आपको लाइक कर देना है, दोस्तों तक शेयर कर देना है। जल्द ही मिलते हैं कल सुबह सबसे पहले आप मार्च और अप्रैल वाले करंट अफेयर में। ठीक है, कल सबसे पहले हम मार्च अप्रैल करंट अफेयर अपलोड कर देंगे। उसके बाद ईडीएम फ्रेज का वीडियो हो सकेगा तो अपलोड कर देंगे, नहीं तो फिर सीधे फर्स्ट शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में मिलेंगे, उसके बाद में शाम वाली शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में। ठीक है, चलिए सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्द ही मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।